हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका 15 नंबर चैप्टर है प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि आप थ्योरी पढ़ाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए। तो थ्योरी पढ़ाने का दोस्तों मेन मकसद ये होता है, यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप थ्योरी वाला वीडियो मेरा पूरा अच्छे से देखते हैं तो आप क्वेश्चन अपने मन से भी सॉल्व कर लेंगे, उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए थ्योरी वाले वीडियो मेरे पूरे देखा करिएगा, इस आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो के शुरू करने से पहले, वह है कि यदि आप मैथमेटिक्स के वीडियो चाहते हैं, मैथ्स के वीडियो चाहते हैं, तो वह आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो पर। तो हमारे दूसरे चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको मैथ के वीडियो पर डे मिल जाएंगे, तो जाइए उसको भी देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर जो स्पेरिकल मिरर है, गोली दर्पण, वह क्या होता है। और दोस्तों, आगे जो धीरे धीरे आगे इसी में स्टेप बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है कि गोली दर्पण होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गोली दर्पण जो आपका स्पेरिकल मिरर होता है, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा यहाँ पर पारे की पॉलिश करके उनके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट कर दिया जाता है। और जब ये काम किया जाता है तो जो आपका दूसरा तल होता है वह आपका चमकदार हो जाता है। अब समझिए दोस्तों इसको अपने बेसिक लैंग्वेज में। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई कांच का खोखला गोला दिया हुआ है। अब ये आपका भी खोखला गोला है, अभी यहाँ पर दर्पण वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी ये आपका सिर्फ खोखला गोला है। अब मान लीजिए हमने इसको इतना यहाँ से 20 से, या फिर आप मान लीजिए कि हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, इतना मैंने इसको कट कर दिया। अब हमने क्या किया, इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हटा दिया, इतना सिर्फ राइट वाला पार्ट मैंने बचाया। अब हमने क्या किया कि इसके उभरे हुए भाग में पहले हमने क्या किया, यहाँ पर चांदी या पारे की पॉलिश कर दी, चांदी या पारे की पॉलिश कर दी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड जब पेंट कर देंगे इसके ऊपर, तो जो इधर वाला अंदर वाला पार्ट होगा ये वाला आपका क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो ये जब इतना प्रोसेस करेंगे, जो आपका बनेगा वह आपका कहलाएगा गोली दर्पण। तो ये आपका गोली दर्पण कहलाता है। आप इधर साइड भी कर सकते हैं, अंदर साइड पॉलिश कर सकते हैं, इधर वाले को चिकना बना सकते हैं, तो आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। तो कुछ नहीं, ये कांच का एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर चांदी तो आप पारे की पॉलिश की जाती है, तथा उसके ऊपर आपको लाल रंग का आयरन ऑक्साइड कर देना होता है, जिससे कि दूसरा तल आपका कैसा हो जाता है, चमकदार। तो ये जो आपका होता है गोली दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ गोली दर्पण, मतलब कि जो आपके स्पेरिकल मिरर के प्रकार हैं वह क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पर है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो क्या है दोनों चीज़ें, दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पर है अवतल दर्पण, पहले देखिए। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसमें आपका परावर्तन कहाँ से होता है, दबे हुए तल से होता है। और इस प्रकार के गोली दर्पण का मध्य भाग दबा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी आपका क्या दिया हुआ है, कोई भी यहाँ पर आपका गोली दर्पण है। अब इसमें हमने क्या किया कि उभरे हुए भाग में क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दी। उभरे हुए भाग में हमने पहले पेंट और उसके बाद पॉलिश कर दी। और अब देखिए जो आपका परावर्तन होगा कहाँ से होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से आपका परावर्तन होगा। तो जो ये होगा, यहाँ से आपका परावर्तन होगा। तो जब आपका परावर्तन दबे हुए तल से होता है तब आपका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था कि गोली दर्पण का मध्य भाग दबा रहता है, तो वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें क्या था कि देखिए, आपका जो मध्य भाग है वह क्या अंदर की ओर दबा है, और यहाँ का प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, अंदर की ओर से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसी में देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। मान लीजिए ये आपका दर्पण दिया हुआ है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर साइड पॉलिश कर दी, अंदर साइड पॉलिश और पेंट कर दिया। जो आपका प्रकाश का परावर्तन होगा वह कहाँ से होगा, आपका उभरे हुए तल से होगा। तो जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है वह कहाँ से, जब उभरे हुए तल से होता है तब आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार के गोली दर्पण का जो मध्य भाग होता है उभरा होता है। तो ये वाला भाग आपको देखिए कैसा लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, गोली दर्पण। सिंपल और सरल लैंग्वेज में दोस्तों बात करें कि वह दर्पण जिसका आपका ऊपरी भाग में, मतलब कि सॉरी गाइस, जिसके
ऊपरी भाग मतलब कि उभरे हुए भाग में आपकी पॉलिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसके आपके दबे हुए तल में पॉलिश होती है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह आपका क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इतना आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी हुई हैं, डिफिनेशन रिलेटेड टू यहाँ पर स्फेरिकल मिरर है। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आप इनको नहीं जानेंगे तो आपने बेसिक कुछ नहीं जाना, यदि आपको इनके बारे में नहीं पता। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि जो आपका ध्रुव होता है, पोल होता है, वह क्या होता है। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को यहाँ पर दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये अवतल दर्पण है, हमने यहाँ पर क्या है पॉलिश वगैरह तो होगी, जब यहाँ पर आपका अवतल दर्पण है तो ये हो गया। अब इसका जो परावर्तक तल है ये है, ये वाला आपका जो अंदर वाला तल कैसा परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु जहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपका कहीं मध्य बिंदु आएगा, तो ये आपका मध्य बिंदु होता है, यही आपका क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो ये आपको समझना है। आगे यहाँ पर है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे गैस मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया हुआ था कि मान लीजिए ये आपको कोई खोखला गोला दिया हुआ है, इसका केंद्र यहाँ पर है। हमने इतने पार्ट को, जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हटा दिया, राइट वाले पार्ट को हमने क्या किया कि दर्पण बना लिया। तो हमने पॉलिश कर दी, उसके बाद फिर आयरन ऑक्साइड की पेंट कर दी, तो ये आपका क्या बन गया, दर्पण। तो जो यहाँ पर आपका गोली, जो आपका ये खोखला गोला था, इसका जो केंद्र है वही दोस्तों इसका भी केंद्र होगा। लेकिन इसको देखिए जब गोला होता है तब उसको हम केंद्र बोलते हैं, जब यहाँ पर आपका मिरर हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र आपका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये वाला केंद्र आपका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए इसको अलग एक बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई भी गोली दर्पण दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपका P है और ये आपका जो है ये आपका C, ये आपका दर्पण का केंद्र है। तो ये आपका कहलाता है वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वह क्या होती है। तो देखिए इसको सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, P हो गया, और ये आपका क्या हो गया, C हो गया। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक या फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वह आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो इतना याद रखना है कि आपकी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वह आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसको R से डिनोट करते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या फिर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को यहाँ पर दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका दर्पण दिया हुआ है और ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र। तो इसको जो मिलाने वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात नहीं हो रही, इसको मिलाने की बात हो रही। तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है ये आपका क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष में जो P से जो आपका ध्रुव है, जो आपका वक्रता केंद्र, इतने के बीच की दूरी आपकी R कहलाती है। मतलब कि जो आपका ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वह आपकी त्रिज्या होती है और इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है वह क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। अब आगे यहाँ पर मुख्य फोकस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपका दर्पण दिया हुआ है, इसमें हमने क्या की, पहले पारे की पॉलिश कर दी, पारे का यहाँ पर चढ़ा दिया, उसके बाद पेंट कर दिया आयरन ऑक्साइड की। अब ये आपका P है और ये आपका C है, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपकी समांतर ऊपर बना देते हैं, कुछ समांतर आपकी प्रकाश किरणें नीचे बना देते हैं। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो ये यहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पर आएगी, ये आपकी इधर आएगी, ये आपकी इधर आएगी। दर्पण के परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं वह आपका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस पर कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो ये जहाँ पर आपकी मिल रही हैं ये आपका क्या है, फोकस होता है। तो ये आपको याद रखना है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वह आपका फोकस कहलाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ आपकी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल और सरल लैंग्वेज में मान लीजिए ये आपका दर्पण दिया हुआ है, ये P है, ये आपका C है और ये आपका मुख्य फोकस है। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वह आपकी क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्मॉल f। और कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, आपके दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। तो बस इतना आपको इसमें कुछ डिफिनेशन जो थी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी दर्पण की फोकस दूरी होती है वह आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसे, देखिए तो ये आपका दिया हुआ है दर्पण और ये आपका P बिंदु है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र। यदि आपकी वक्रता त्रिज्या 10 है और आपसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना। तो क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए कुछ एक नोट पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है कि नोट पॉइंट क्या है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, अनंत होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मैंने 14 नंबर चैप्टर कराया था, तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तो समतल दर्पण की जो यहाँ पर क्षमता होती है वह क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। और जब आपका 1/f का मान अनंत है तो जब आप अनंत का किसी संख्या में भाग देते हैं तब आपका क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया यहाँ पर, इसके मैंने आपको क्षमता भी बता दी। और जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। अब आगे यहाँ पर दोस्तों आता है अभिलंब क्या होता है आपका। यहाँ पर जो गोली दर्पण होता है इसमें अभिलंब क्या होता है, तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है आपकी अभिलंब कहलाती है। गोली दर्पण का, मान लीजिए आपका गोली दर्पण है, अब ये आपका वक्रता केंद्र है। तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र, मान लीजिए ये आपका कोई बिंदु है वहाँ पर, तो इसको यहाँ मिला दिया तो ये भी आपका वक्रता केंद्र होगा। इसको यहाँ मिला दिया ये भी आपका वक्रता केंद्र, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो भी ये आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब ही कहलाएगा। तो ये यही यहाँ पर है कि गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। अब आगे दोस्तों आता है जो साइन कन्वेंशन होता है, ये क्या होता है। तो देखिए आपने जो कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, चतुर्थांश पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश दिया हुआ है, तो इसमें आपका x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, y डैश एक्सिस होता है, x डैश एक्सिस होता है। तो आपको पता है कि जब भी आप इधर साइड जाते हैं तो ये आपकी दूरी किस में होती है, प्लस में होती है। इधर साइड जाते हैं तो जो भी आपकी डिस्टेंस होती है किस में होती है, माइनस में होती है। नीचे जाते हैं तब भी आपकी माइनस में होती है, ऊपर जाते हैं तब भी आपकी प्लस में होती है। तो ये दोस्तों साइन कन्वेंशन है कि जब आप अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में इधर की ओर जाएंगे तो आपका प्लस में लेना है, इधर आएंगे तो माइनस में लेना है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में लेना है, नीचे आएंगे तो माइनस में निगेटिव में लेना है। तो बस इतना याद रखना था। अभी आपको जैसे जैसे दोस्तों इस चैप्टर में थ्योरी में आगे बढ़ते जाएंगे और भी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो वीडियो इसीलिए आपको पूरा लास्ट तक देखते रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अब देखिए तो ये आपका साइन कन्वेंशन था, इसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जब आपको यहाँ पर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है तो आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए जब गोली दर्पण से या फिर गोली दर्पण मतलब कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से आपका प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो वह अभी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस से देखिए समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वही है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जा रही हैं, ये इधर आपको लगेगा कि ये जा रही हैं। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि आती हुई प्रतीत होती है। कैसे देखिए, तो ये आपका अंदर वाले भाग में क्या होता है, पॉलिश होती है। और ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है तो यहाँ ये एक समांतर ये हो गई, एक समांतर नीचे, एक समांतर ऊपर। अब देखिए क्या होगा कि ये आपका फोकस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसे पहले इधर का परावर्तन होगा, सबका इधर होगा, ये वाली गाइस अलग हो गई,
तो इसका होगा, इसका होगा, और ये बाद में कहाँ पर मिलेंगी, इधर आके मिलेंगी। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये ऐसा लग रहा है कि ये आ रही हैं। और जो आपका अवतल दर्पण था उसमें क्या था कि ऐसे लग रहा था कि ये जा रही हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है। आगे है कि यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौटती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका दर्पण दिया हुआ है और ये आपका यहाँ पर मुख्य फोकस है, ये आपका मुख्य फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र। तो जो भी आपकी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो दोस्तों उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका आपका अलग परावर्तन नहीं होता, वह इसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो आपके प्रतिबिंब बनवाऊंगा अभी दोस्तों आपको आगे, तो उसमें आपको देखिए यही देखने को मिलेगा। अब आगे है यहाँ पर कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जस्ट उसी का उल्टा है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से देखिए ऐसा होता है कि यदि आपकी मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख्य फोकस से यहाँ पर प्रकाश किरणें ऐसे, तो ये क्या होगा कि परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो वही है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में जाने वाली, अवतल दर्पण में क्या होता है कि जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा, ऐसे होगा और ये आपका यहाँ पर फोकस होगा, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे आएंगी, इधर की ओर आएंगी। उसमें क्या होता है कि ऐसे बाद में समांतर हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जाएंगी, और इसमें क्या होता है, आती हैं। तो ये कहने का मतलब था, जस्ट विपरीत था उसका। उसमें क्या था कि समांतर दोस्तों जा रही थी, बाद में जाके मिल जा रही थी। इसमें क्या है कि समांतर ऐसे आएंगी, बाद में जाके समांतर आएंगी फोकस से, बाद में समांतर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये था। अब आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके प्रतिबिंब बनना स्पष्ट किए गए हैं अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। तो पहले अवतल दर्पण के देख लेते हैं एक एक करके। आपके 6 यहाँ पर आपके होते हैं कंडीशन। तो पहले कंडीशन यहाँ पर है कि जब वस्तु आपकी अनंत पर होगी। तो वस्तु जब आपकी अनंत पर होगी, आपको पता है अनंत तो कहीं डिफाइन होता नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर आपका अनंत है, तो वस्तु यहाँ पर है। तो क्या होगा कि एक प्रकाश किरण आपकी कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर गई, तो जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। जो आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसका तो कहीं परावर्तन होगा नहीं। तो आपकी जो मुख्य फोकस जो आपकी समांतर हो गई है, जो आपकी वक्रता केंद्र जहाँ पर काटती है वहीं पर आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखना होगा कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है, वह जो प्रतिबिंब का नेचर है वह कैसा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इधर वाले प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और इधर वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और जो ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, यदि आपकी वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, तो सीधा होता है। जब आपकी वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, और तो नीचे बन रहा मतलब कि उल्टा बन रहा है। अब आपका लेफ्ट साइड में बन रहा मतलब कि कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब उसके बाद देखिए कहाँ पर बन रहा, तो ये भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ध्रुव है, और ये आपका फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र। तो जो जब दोस्तों आपने यहाँ पर अनंत पर रखी हुई कोई वस्तु है, और जब आपका दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जब आपका जो वस्तु होती है अनंत पर होती है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आपका मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा लगेगा। देखिए वस्तु आपकी बड़ी लग रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा लग रहा है, छोटा बिंदु के आकार का होता है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। अब आगे है कि जब वस्तु आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, तो अनंत आपका इधर कहीं होगा और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र यहाँ, जब इसके बीच में वस्तु होगी तो क्या होगा कि पहले देखिए ये वस्तु मैंने रखी, तो वस्तु से यहाँ पर आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी प्रकाश किरणें, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगे, मुख्य फोकस से। और जो आपकी यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ पर काटती हैं वहीं पर आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अब देखना होगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर देखिए पहली प्रकृति कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है। अब आगे फिर है कि ये देखिए ऊपर है और वस्तु आपकी वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो क्या है, उल्टा बन रहा है। उसके बाद देखिए वस्तु आपकी बड़ी लग रही है, प्रतिबिंब आपका छोटा है, तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब आगे यहाँ पर देखिए कि ये
स्थित कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, आपका फोकस है, मुख्य फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आप क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसी होगी। तो पहले ये बन कहाँ पर रहा है, तो ये आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अब उसके बाद आप बताएंगे प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। तो ये आपकी प्रकृति हो जाएगी। अभी आपको टेबल द्वारा भी समझाऊंगा आगे। अब देखिए यहाँ पर है, जब वस्तु कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर रखी होगी। तो जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो देखिए क्या होगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ पर आएगी, मुख्य फोकस पे होकर जाएगी। अब आपको पता है कि एक जो आपकी प्रकाश किरण होती है कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाते थे। लेकिन यहाँ पर वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी है तो यहाँ से तो होकर जाएगी नहीं, तो ये वाली भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। और आपको पता है जो वस्तु फोकस से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो गई। अब जब ये आपकी समांतर हो गई तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपकी ये मिलेंगी आके वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। जो आपका ये प्रतिबिंब बना है तो देखिए कैसा बन रहा है आपका, एक तो वास्तविक बन रहा है, दूसरा उल्टा बन रहा है। अब देखिए आपको प्रतिबिंब और जो आपकी वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब आपका नीचे है, तो आपको कैसा लग रहा है, बराबर लग रहा होगा। तो ये क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट चीज़ है कि देखिए कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु के बराबर बना। कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा। जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसके आगे एक और बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए तो एक पहले इसके आगे वाला देख लेते हैं। यहाँ पर है कि जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, तो वक्रता केंद्र आपका ये है और फोकस ये है, तो वस्तु इसके बीच मैंने रखी, तो क्या होगा कि यहाँ से आपकी समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, समांतर हो गई है। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो आपकी मिलेगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी कैसी है, तो कैसा है, वास्तविक है, उल्टा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु आपकी छोटी लग रही होगी, प्रतिबिंब आपका बड़ा हो गया। तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, और बन कहाँ पर रहा ये भी आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कहाँ है, ये आपका वक्रता केंद्र है और इधर आपका क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब यहाँ पर देखिए, अब जो आपको चीज़ बताना चाहता था मैं, तो आपने देखा होगा गाइस कि जब आपकी वस्तु यहाँ पर थी तो प्रतिबिंब आपका उतना ही इधर बन रहा था। जैसे जैसे आप वस्तु आगे बढ़ाते गए तो प्रतिबिंब भी आपका इधर आता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब आपने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन गया। जब आप वक्रता केंद्र से आगे बढ़े तो आपका प्रतिबिंब भी आगे बढ़ गया। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो बताना है, तो आपने देखा कि जब आपकी वस्तु इधर थी तो बड़ी थी, तो प्रतिबिंब आपका इधर छोटा बन रहा था। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती गई प्रतिबिंब भी आपका आकार में बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि जब वक्रता केंद्र पर रखा तो आपका प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या हो गया, बराबर हो गया। जब आपने उसके आगे बढ़ाया तो वस्तु आपकी छोटी हुई, प्रतिबिंब आपका बड़ा हो गया। और आगे बढ़ाएंगे तो आपकी वस्तु तो छोटी होगी ही और प्रतिबिंब आपका बड़ा हो जाएगा। वस्तु मतलब कि उतनी ही रहेगी। अब वस्तु यदि 5 सेंटीमीटर की तो प्रतिबिंब आपका और बड़ा होता चला जाएगा। तो ये कहने का मतलब था। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी, मुख्य फोकस पर होगी। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखें तो क्या होगा, समांतर जो जाएगी वह मुख्य फोकस से ही होके आएगी। अब उसके बाद जो दूसरी जाएगी कहाँ से जाएगी, देखिए यहाँ पर ये पहले इधर जाएगी और इधर परावर्तित होकर कहाँ आएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। पहले इधर जाएगी और परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए आपको क्या लग रहा है कि इसको आगे बढ़ा दें या फिर इसको आगे बढ़ा दें तो कहीं पर कटेगी, तो नहीं कटेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये कहाँ पर कटे जाएगी, अनंत पर कटेगी ये रेखा है, और जहाँ पर एक काटेंगी वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, वास्तविक बनता है, उसका उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आपको पता है कि जब ये अनंत पर तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये और नीचे चला जाता जाएगा और नीचे जाता जाएगा और नीचे जाता जाएगा, तो वस्तु आपकी इतनी बड़ी, प्रतिबिंब आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। अब उसके बाद कहाँ पर होगा, तो आपका अनंत पर बनेगा। तो ये याद रखना है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब वस्तु आपने अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब आपका
फोकस पर बना था। जब आपने वस्तु फोकस पर रख दी तो प्रतिबिंब आपका अनंत बन रहा है, जस्ट आपका रिवर्स होता जा रहा है। तो ये आपको समझने वाली चीज़ है। अब आगे है कि जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगी। जब आपकी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, देखिए आपका ध्रुव ये है और फोकस ये, तो इसके बीच में जब आप वस्तु रखें तो क्या होगा कि देखिए ये वाली जो आपकी प्रकाश किरण है इधर जाएगी और वापस आ जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया, इधर गई और वापस आ गई। अब जो दूसरी प्रकाश किरण है वह देखिए आपकी यहाँ से पहले कहाँ जाएगी, इधर की ओर जाएगी और इधर से फिर यहाँ पर आपकी इसकी आप वापस आके कहाँ पर जाएगी, वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। अब देखिए इधर तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इधर तो आपकी बढ़ती जाएगी, तो इधर तो आपकी मिलेगी नहीं क्योंकि इधर आपका डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जो आगे ये आपका ऐसा लगेगा कि मिलेगी जाके। तो इसमें क्या होगा कि हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे जाके दर्पण के पीछे मिलने के चांसेस हैं। तो उसका प्रतिबिंब जो आपका बनने के लिए बोला जाएगा तो कहाँ बनेगा, एक तो दर्पण के पीछे बनेगा, आगे ये हो गया पीछे ये हो गया, तो कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्रकृति कैसी होगी, तो आपको पता इधर वाले क्या होते थे, वास्तविक, और इधर वाले क्या होते थे, आभासी। तो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए वस्तु आपकी छोटी है, प्रतिबिंब आपका बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या हो गया कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, वस्तु से बड़ा होगा और यहाँ पर सीधा बनेगा क्योंकि वस्तु भी ऊपर है और आपका प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यही एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है अवतल दर्पण में। अब देखिए इसको सारणी के द्वारा भी बताया गया। तो यहाँ पर क्या है सारणी, देखिए जब मैंने आपको वस्तु अनंत पर रखाई हुई थी तो आपका फोकस पर बना था, कैसा बना था, वास्तविक उल्टा लगभग बिंदु के आकार का बना था। जब आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखाई थी तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बना था। जब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखाई थी तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना था, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान प्रतिबिंब बना था, जो मैंने भी आपको बताया हुआ था। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी थी तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आपके प्रतिबिंब बना था, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो गया। अभी बराबर था, अब धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। जब आपकी फोकस पर रखाई थी तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बना था, अनंत पर बना था, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बना था। जो लास्ट वाली कंडीशन है कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखी थी तो आपको पता दर्पण के पीछे बना, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से कैसा बना, बड़ा बना। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपको समझने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होती हैं गाइस, एक होता है जब वस्तु आपकी अनंत पर होती है, एक होता है जब वस्तु आपकी किसी स्थान पर रखी हो। तो पहले अनंत वाला देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका फोकस ये आपका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए अनंत तो आपका डिफाइन होता नहीं है, तो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो इसमें क्या होता है गाइस कि आपकी जो प्रकाश किरणें होती हैं, एक आपकी ये इधर जाके, एक आपकी इधर जाती है। देखिए पहले इसमें ऐसे होता है कि ये इधर समांतर आएगी, एक इधर समांतर आएगी, तो एक इधर ये परावर्तित होगी जाएगी, एक इधर, तो एक आपकी इधर से होके जाती है, एक आपकी इधर से होके जाती है। तो ये जहाँ पर काटती जाके आके तो आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है कि फोकस पर बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। देखिए कैसे बनता है, अब ये समझिए। तो ये आपका मान लीजिए अवतल दर्पण दिया हुआ है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए ये आपकी प्रकाश किरण एक ये है, अब यहाँ पर आपका अनंत है तो यहाँ पर डिफाइन तो होगा नहीं कुछ, और मान लीजिए एक इधर से आ रही है तो ये इसका इधर परावर्तन होगा, इसका इधर परावर्तन होगा, और ये दोस्तों जब आगे जाके मिलेंगी तो एक इधर जाएगी और फिर दूसरी भी इधर ही आएगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर ही जाके बनेगा क्योंकि अनंत है, अनंत आपका डिफाइन नहीं होता, प्रकाश किरण पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर देखिए परावर्तन हुआ तो एक आपकी एक आपकी इधर चली गई, एक आपकी इधर चली गई, तो ये कहाँ पर बनेगा जाके, मुख्य फोकस पर बनेगा जाके। और कैसा बन रहा है देखिए, आपका वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी आपका ऊपर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि आपको पता है जितने भी इधर प्रतिबिंब बनेंगे आपके आभासी बनेंगे, आभासी है और अत्यंत छोटा बनना, क्योंकि बिल्कुल मुख्य फोकस के बराबर जाके बनेगा तो अत्यंत छोटा हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तु किसी स्थान पर रखी हो, तो इसको समझते हैं। जब आपकी किसी स्थान पर मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका, तो इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण दिया हुआ है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया।
अब आगे देखिए, मान लेते हैं वस्तु आपकी यहाँ पर रखी, क्योंकि आपकी इसमें वस्तु कहाँ पर रखेंगी, इधर ही रखी जाएंगी लेफ्ट साइड में, तो वस्तु यहाँ पर रखी है। तो क्या होगा कि ये प्रकाश किरण आपके इधर समांतर जाएगी, तो उसके बाद देखिए इसका क्या होगा कि यहाँ पर इसका इधर की ओर परावर्तन होगा। तो ये वाली जो जाएगी कहाँ से होके जाएगी, इधर फोकस से होके जाएगी। अब इसको मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया अभी आपको आगे बताऊंगा। जो इधर से वस्तु से होके जाएगी वह कहाँ से होके जाती है, ये वक्रता केंद्र से होके जाती है। तो ये वाली क्या हुआ, ये इधर परावर्तित हुई और ये आपकी आगे मैंने बढ़ा दी, हमको लग रहा है कि आगे ऐसे जाएगी। और हमने इसको क्या किया कि इसको यहाँ तक ले गए क्लियर, इसको भी आगे हमने डॉट डॉट बना दिया। अब देखिए ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर। तो जो यहाँ पर मिलती प्रतीत हो रही हैं, तो यहीं पर आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो सीधा बनता है। अब देखिए आपको प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इधर राइट साइड में बना, तो राइट साइड में जितने अभी आपके प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होती है कि जो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, फोकस और दर्पण के मध्य बना, और सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बना, सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से छोटा बन रहा था। तो ये आपकी दो कंडीशन होती हैं आपकी उत्तल दर्पण में, जो मैंने आपको बना के बता दी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपका लंबन होता है, पैरालैक्स होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, अभी एक आप काम करिए, तो अभी आपको थोड़ा वाइट पेपर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देख लेता हूँ कहीं ये वाइट पेपर मिल जाए तो इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, अब आपको दोस्तों लंबन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं गाइस कि ये वाला आपका पॉइंट है। अब क्या करिए कि इस वाले पॉइंट को अभी आप एक आंख से देखिए, जल्दी से दोस्तों आप क्या करिए, एक आंख अपनी बंद कीजिए और इस पॉइंट को देखिए। अब आपने देखा, अब काम करिए दूसरी आंख को बंद करिए, अब आप अपनी दूसरी आंख से देखिए। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट क्या हो रहा है, ऊपर नीचे आपको लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जब आपने अपनी राइट आई खोल कर रखी होगी तो आपका ऊपर होगा, जैसे ही आपने लेफ्ट आई खोली होगी तो थोड़ा सा आपका नीचे चला गया होगा। तो ऐसा आपको कुछ लग रहा होगा। तो ये दोस्तों क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अपना थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, प्रतिबिंब आपका अपनी जगह से परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट है, बिंदु आपका वहीं पर है, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब जो आपका वहाँ पर देख पा रहे हैं वह क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो यही आपका लंबन कहलाता है। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल द्वारा मैंने आपको बता दिया, अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं वह क्या है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी हों तो आँख को दाएं बाएं ले जाने पर वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप एक ही वस्तु से लगा लीजिए कि आप देखिए वहाँ पर आपको एक आँख के बारे में बताया गया है। हमने क्या किया कि यहाँ पर आंखें दो कर ली, वस्तु एक कर दी। तो आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है कि विस्थापित हो रहा है, लेकिन जबकि एग्जैक्ट पॉइंट वहीं पर है। तो यही आपका क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। विस्थापनाभास जो होता है ये आपका लंबन होता है। इसका उपयोग करके किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। दोस्तों जब जैसे कि हमको तारे की दूरी माप करनी होती है तो इसका भी प्रयोग इसी का प्रयोग करके कर लिया जाता है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, ज़्यादा आपकी इसमें सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि जो उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब बने थे प्रकृति इनकी कैसी होगी, सारणी द्वारा। तो ये देखिए लिखा हुआ है, जबकि अनंत पर होती है तो फोकस पर बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, बिंदुवत बनता है, आभासी और सीधा बनता है। जब आपकी यहाँ पर अनंत तथा दर्पण ध्रुव पी के बीच में रखी होती है तो आपका पी तथा एफ के बीच में कहाँ बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा और कैसे बनता है, आभासी बनता है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पर बात आती है जब आपके न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर में, तब दोस्तों आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और अब आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण में कौन सी चीज़ निगेटिव होती है, उत्तल दर्पण में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये आपको एक फार्मूला याद करके रखना है। फार्मूला ये है कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो आपको पता होगा कि f क्या होता है, लेकिन अभी आपको v और u नहीं पता होगा ये क्या होता है। तो मान लेते हैं गाइस ये आपका दर्पण दिया हुआ है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो मान लेते हैं कि वस्तु आपकी यहाँ पर रखी हुई है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो क्या होगा, वस्तु यहाँ पर जाएगी और ये इधर आएगी, और ये वाली वस्तु कहाँ जाएगी, इधर होके जाएगी। तो दोस्तों जहाँ पर इनका ये प्रतिबिंब बना तो ये प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए जो वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी वस्तु, तो जो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ये आपकी क्या कहलाती है, u कहलाती है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है। जो आपकी प्रतिबिंब से
ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है ये आपकी v कहलाती है। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है ये आपकी v कहलाती है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो होती है वह आपकी u कहलाती है। ये याद रखना है। तो यही चीज़ें हैं कि जो आपकी u है वह क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पर जो f है फोकस दूरी है, u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी, जो मैंने आपको बताया ध्रुव से वस्तु की दूरी या फिर दर्पण से वस्तु की दूरी, बात एक ही हो गई। तो ये आपको समझने वाली चीज़ थी। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपको फार्मूला आगे आपका यूज होगा। अब जब आपका लेंस आता है तो आपको लेंस में आपको बताया जाएगा, अभी ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझना है। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ें निगेटिव होती हैं, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो इसको हम ऐसे ना बता करके आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली तो ज़्यादा समझ में। तो क्या कहते हैं आप कमेंट बता के ये कि आपको प्रैक्टिकली समझाएं कि जो सारणी में लिखा हो यही बता दें। तो हम प्रैक्टिकली समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका भी अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका P हो गया, ध्रुव हो गया, और ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए वस्तु हमने कहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी, तो ये इधर गई और ये परावर्तित होकर इधर आई, और ये वाली आपके इधर से होके गई। तो यहाँ पर आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अवतल दर्पण के जितनी भी इधर वाली दूरियां होंगी कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और जितनी आपकी इधर वाली होती हैं कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो अब आप देखिए कि जो आपका ये u है, u कैसा होगा। अब u आपका लेफ्ट साइड में ही है, मतलब कि आपका x डैश एक्सिस में है। तो x डैश एक्सिस में जितनी भी दूरियां होती कैसी होती, निगेटिव। तो आपका जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में u कैसा होगा, निगेटिव। अब बात आती है v की, तो v भी आपका इधर है, तो v भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। v भी आपका कैसा होगा, निगेटिव। लेकिन एक जो लास्ट वाली कंडीशन थी, जब हमने कहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया था, तो आपका प्रतिबिंब इधर साइड बना था आभासी, तो उस वाली कंडीशन में आपका प्लस होता है। और सभी जितनी भी कंडीशन अवतल दर्पण में होती हैं सभी आपकी निगेटिव ही होती हैं आपका प्रतिबिंब की दूरी के लिए। अब बात आती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपकी यहाँ पर होती है, ये आपकी जो दूरी होती है क्या होती है, फोकस दूरी। और इसमें फोकस दूरी किस में है, लेफ्ट साइड में ही है, एक्स डैश अक्ष में भी है, अक्ष में ही है। तो यहाँ पर आपकी फोकस दूरी भी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के मेन पॉइंट क्या निकल के आए कि जो आपका u होगा सदैव आपका निगेटिव होगा, फोकस दूरी आपकी सदैव निगेटिव होगी, और जो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, एक स्थिति ऐसी है जो मैंने आपको अभी ये वाली बताई थी, आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें सिर्फ ये वाली कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आपकी ये पॉजिटिव आएगी, नहीं तो सभी कंडीशन में ये कैसी आती है, निगेटिव ही आती है। तो ये आपको याद रखना है कि लगभग आपके अवतल दर्पण में सभी चीज़ें निगेटिव होती हैं। जब एक स्थिति ऐसी होती है जब आपका ये वाला होता है तब आपका पॉजिटिव होता है, और सभी निगेटिव होती हैं। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करते हैं। अभी आपकी अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये आपकी देखिए यहाँ पर आपकी वस्तु रखी होती है, ये आपका F होता है और ये आपका C होता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये वस्तु इधर गई तो ये परावर्तित होकर कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और ये वाली कहाँ से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। तो ये कहाँ पर बना, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ऊपर की ओर बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखिए तो जो आपकी दर्पण से वस्तु तक की दूरी है ये क्या होती है, u होती है। तो अब आपने देखा होगा u इधर किस में है, आपके दर्पण के लेफ्ट साइड में, मतलब कि x डैश एक्सिस में है। तो जब भी आपकी कोई x डैश एक्सिस में होता है वह क्या होता है, निगेटिव। तो इसमें u कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब बात आती है v की। तो v कहाँ बन रहा है आपका, ये v बन रहा है, ये आपका v है, तो ये v है। अब v आपका x अक्ष में है। जो भी आपकी दूरी x अक्ष में होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आपकी पॉजिटिव हो गई। अब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपकी यहाँ पर होती है, तो फोकस दूरी भी इसमें कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वह भी आपकी x अक्ष में ही आ रही है, तो ये भी आपकी पॉजिटिव होगी। तो कुल मिला के जो आपका उत्तल दर्पण है क्या होता है, u आपका सदैव ऋणात्मक होगा, f इसमें जो आपका फोकस दूरी है सदैव धनात्मक होगी, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा सदैव धनात्मक ही बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझा भी दिया कैसे आपके आए हुए हैं। अब यहाँ पर आती है रेखीय आवर्धन की बात। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात जो होता है वह आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की जो लंबाई हम लोग मानते हैं वह हम लोग इसमें h डैश माना, हम लोग h डैश ना मान के क्या मानते हैं कि O मानते हैं हम लोग यहाँ पर वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मानते हैं यहाँ पर हम लोग O, और जो प्रतिबिंब की लंबाई मानेंगे यहाँ पर वह क्या मानेंगे, यहाँ पर I मानेंगे। ये हो गई आपकी प्रतिबिंब की लंबाई।
प्रतिबिंब की लंबाई आई हो गई और जो वस्तु की लंबाई हो गई वह ओ हो गई। अब जो प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है वही आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसको m से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई होती है I और जो आपका वस्तु की लंबाई है O, इसका जो अनुपात होगा I/O, तो ये आपका क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब की दूरी, आपको पता है कि जो आपका v होता है वह माइनस में होगा, जो आपकी वस्तु की दूरी ये आपकी प्लस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा -v/u। तो ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन में जो आपका गोलीय दर्पण होता है, तो उसमें ये आपका तो टोटल फार्मूला क्या निकल के आएगा, m = I/O = -v/u। तो ये हो गया। अब ये क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है, आवर्धन ज्ञात करने के लिए भी सभी राशियों को निर्देशित चिन्हों के साथ लिखेंगे। जो आपका आई होगा, यदि आपका नीचे बन रहा है तो आपका नेगेटिव होगा, मतलब दर्पण उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब तो माइनस का लगाएंगे, सीधा बन रहा है तो प्लस का लगाएंगे। तो ये आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ उपयोग लिखे हुए हैं, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। तो देखिए ये आपको परिभाषा मैंने बता दी है, अब नहीं बताऊंगा। उपयोग डायरेक्ट देखते हैं। तो है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में चालक को पीछे तथा बराबर के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। जो आपका उत्तल दर्पण होता है, आप देखते होंगे यदि आप बाइक चला रहे हो या फिर आप कार चला रहे हो तो आप जब पीछे के जो वाहन होते हैं उनको कहाँ पर देखते हैं, अपने साइड मिरर पर देखते हैं। तो जो आपका साइड मिरर होता है वह कौन सा होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है कैसा बन जाता है, छोटा बनता है। जो मैंने अभी आपको बताया प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, इसमें देखिए प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। जो आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है तो आपका उत्तल दर्पण बनता है। छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब आपकी गाड़ी बड़ी होगी और आपका उसका छोटा प्रतिबिंब दिखेगा तो आपको आभास हो जाएगा कि वस्तु जो आपकी गाड़ी है इतनी दूरी, आपको आभास होगा, एग्जैक्ट दूरी नहीं होती, आपको लगता है कि हाँ ये इतनी दूरी पर होगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। अब नेक्स्ट उपयोग यहाँ पर क्या है कि सड़क पर लगे लैंपों में पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग किया था। जो आपके यहाँ पर देखते होंगे रोड लाइट लगी होती है, उनमें जो आपका पीछे लगा होता है तो वह आपका क्या कहलाता है, वहाँ पर वह भी आपका उत्तल दर्पण का ही बना होता है। तो अब आगे देखिए अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो दाढ़ी बनाने के समय आप जो प्रयोग किया था वह क्या होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। फिर है नाक कान व गले की जांच करने के लिए यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके डॉक्टर प्रयोग करते हैं नाक कान गले की जांच करने के लिए, तो ये आपका किसका प्रयोग करते हैं, आपके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आपका बड़ा बन जाता है। तो जो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आप इनको आसानी से दिखता है। आगे परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब ये क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। जब आपका प्रतिबिंब बड़ा कर देगा तो परावर्तक दूरदर्शी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर हो गए। तो इस तरह थ्योरी तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो भी वो भी आपके लिए जानने बहुत ही जरूरी है। तो पहला है यहाँ पर शीशे के टुकड़े के एक भाग पर चांदी या पारे के पॉलिश करने के बाद लाल रंग का आयरन ऑक्साइड जब चढ़ाया जाता है तो आपका दर्पण बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि पहले आपका कि चांदी और पारे, चांदी अथवा आयरन पारे की क्या करते हैं, वहाँ पर पॉलिश करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं आयरन ऑक्साइड की, तो एक आपकी परत चमकदार हो जाती है, तो वहाँ से आपका परावर्तन होता है, वही आपका क्या कहता है, दर्पण कहलाता है। फिर है अवतल दर्पण में जो आपका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो अवतल दर्पण में यहाँ से परावर्तन होता है, दबे हुए तल से इधर वाले अंदर से। जब आपका उत्तल दर्पण होता है उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये है। अब आगे यहाँ पर है कि दर्पण से संबंधित सभी दूरियां दर्पण ध्रुव के चिन्ह के रूप में, देखिए मैंने आपको बता दी कि इधर वाली प्लस, इधर वाली निगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली निगेटिव। तो कहने का मतलब ये था। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लंबन के उपयोग से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में आएगा लंबन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन होगा वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए, दूसरा होगा वस्तु की स्थिति जानने के लिए, तीसरा होगा फोकस दूरी देखने के लिए, तो चौथा होगा वक्र केंद्र देखने के लिए। तो वहाँ पर आपको लगाना होगा प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए। तो इस तरह दोस्तों ये आपकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत ही बेसिक से अंदर जाके बताई है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको लाइक कर देना, क्योंकि आपको लाइक दोस्तों फ्री में ही करना होता है, आपको उसके लिए पैसे नहीं लगते। और चैनल को भी सब्सक्राइब करने आपके पैसे नहीं लगते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप मैथ के वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सब्सक्राइब करें। अनिल जी टेक्नो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद,
वंदे मातरम।